All right. The differences between central bank and commercial bank. अब उसमें सबसे पहले हमें नजर आ रहा है, जैसे हमने कल बात की, कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम, जबकि कमर्शियल बैंक जो है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो विच इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। इसी तरह इट हैज अ मोनोपोली ऑफ नोट इशू, ये भी हमने कल बात की थी, और इट हैज नो सच राइट एट ऑल। It is the central bank is the custodian of foreign exchange reserves of the country. मतलब हम जो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं, तो वो सेंट्रल बैंक के पास ही होते हैं। तो अभी जैसे कहते हैं कि आपके $4 बिलियन से भी रिजर्व्स कम हो गए हैं, इसका मतलब है अभी जो कंट्री है वो क्राइसिस में आ गया है। मतलब $4 बिलियन से कम होने का मतलब तो ये है कि आप एक महीने की भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इतने रिजर्व्स कम हो गए। और आपको अब IMF से लोन लेने की जरूरत है, ताकि आपके डॉलर जो है ना वो उनके रिजर्व बढ़ जाए और आप इंपोर्ट कर सकें, पर्टिकुलरली वो आइटम जो कि एसेंशियल हैं, जैसे कि कोई कैपिटल गुड्स हैं जिससे प्रोडक्शन की जाती है, या ऑयल है जैसे कि, तो उनके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व होती हैं, उसका कस्टोडियन कौन है जी? सेंट्रल बैंक। उन सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होता है ये। अच्छा, इट ओनली डील्स इन फॉरेन करेंसी, यानी कि अगर कोई भी बंदा जो है ना वांट्स टू ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन ए बैंक, तो वो खुलवा सकता है कि जी मैंने डॉलर का अकाउंट खुलवाना है, या मैंने पाउंड में अकाउंट खुलवाना है, तो वो खुलवा सकता है। तो डील जरूर करती है फॉरेन करेंसी में, लेकिन इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं कंट्री के, उनको नहीं अपने पास रखती, कि बाद में जब भी जरूरत हो गवर्नमेंट को, तो वो उसको यूज कर सके फॉर इंपोर्ट पर्पस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, इट डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक एंड एक्ट्स एज अ बैंकर। ये हमने बता दिया था कि जो कंज्यूमर्स तो वहां जा ही नहीं सकते, तो ये बैंकर गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे काम करती है, कि गवर्नमेंट को लोन भी देती है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी देती है कि फाइनेंस को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो और गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करती है। जैसे हमने बिजनेस में भी पढ़ा था, जैसे अगर आप लो इन्फ्लेशन अचीव करना चाह रहे हैं, या मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसमें ये हेल्प कर सकती है। या अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है मुल्क में, तो उसको कैसे कम किया जाए। या मुल्क में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं, मुल्क में डाउनफॉल चल रहा है, तो उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो प्लेज इट्स रोल, और वो रोल प्ले करने के लिए हमने जैसे कल बात की थी, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था। और इसको हम आगे जाके मैक्रो के पोर्शन में मॉनेटरी पॉलिसी को हम और मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट का बैंक कहलाता है। और जो कमर्शियल बैंक है, इट डील्स विद पीपल एंड एक्ट्स एज अ बैंकर टू द जनरल पब्लिक। वो गवर्नमेंट का और ये आम आवाम का बैंक होता है, और आवाम अपनी काफी बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज आवाम को देती है। और अवाम ने कहाँ इन्वेस्ट करना है, अकाउंट होल्डर को आप ये एडवाइस दे सकते हैं, या उनकी इन्वेस्टमेंट खुद कहीं किसी जगह पर जो है ना वो कर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, और उससे फिर उनको प्रॉफिट जो आता है वो अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये काम भी करते हैं। फिर है जी सेंट्रल बैंक helps commercial banks when they are in financial crisis and acts as a clearing house for commercial banks। इसकी आपको समझ आती है? इसमें दो बातें हैं। यस सर। क्या? सर एक तो ये जो आपने बताया था कि वो लेंड करता है मनी कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस में, और दूसरा वो क्लियरिंग वाला कि अगर दो डिफरेंट बैंक्स के अगर दो डिफरेंट बैंक्स में चेक दें तो वो किस तरह ट्रांसफर होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कि अगर एक बैंक में किसी दूसरे बैंक का चेक आ गया है, तो फिर आपके बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे दूसरे बैंक से। अच्छा, इट डज नॉट परफॉर्म सच फंक्शन एट ऑल। इसी तरह
It is generally central bank जो है it is generally owned by government and is operated with an objective of public welfare rather than profit. और मकसद यही होता है कि इसमें किस तरह से पब्लिक के वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाए. ऑफ कोर्स अगर वो पब्लिक सेक्टर में है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो ऑफ कोर्स वो फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो ना हुई. तो और जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट प्राइवेट होते हैं और इट इज नॉर्मली प्राइवेटली ओन्ड एंड इज ऑपरेटेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. वैसे ना जरा पाकिस्तान में ना एक बैंक है उसका नाम है एनबीपी. नाम सुना है आपने? एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. यस सर. हाँ, ये एक कमर्शियल बैंक है. एक ही है कमर्शियल बैंक है जो कि है तो गवर्नमेंट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर में आता है, लेकिन है ये कमर्शियल बैंक. और ऑफ कोर्स लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज हैं कंज्यूमर्स को ये प्रोवाइड करता है. तो लेकिन इसका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में है तो ऑफ कोर्स इसको compete करना पड़ता है बाकी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस से. तो अदर देन दैट मुझे कोई कमर्शियल बैंक पब्लिक नजर नहीं आता. सारे तकरीबन प्राइवेट ही हैं जो कमर्शियल बैंक हैं. तो सेंट्रल बैंक तो होता ही पब्लिक सेक्टर में. इनफैक्ट जब सेंट्रल बैंक फॉर्म इन्होंने किया था, ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो उस वक्त जो कमर्शियल बैंक था, सॉरी सेंट्रल बैंक जो था, उसके 52% जो शेयर थे ना वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता था और 48% जो है ना वो पब्लिक सेक्टर. तो फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि भाई इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक जो कि पूरी इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करता है, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्फ्लुएंस इस पे नहीं होना चाहिए. तो फिर उन्होंने सेंट्रल बैंक को मुकम्मल प्राइवेटाइज नेशनलाइज कर दिया, यानी कि अब मुकम्मल तौर पे जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में आता है. अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं. तो आगे हमारे पास अच्छा ये यहाँ पर तो ये इतना ही हमें नजर आ रहा है. यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि इसमें ये देखो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको आइडिया है कि क्या होता है? नो सर. अच्छा, नाम सुना हुआ है स्टॉक एक्सचेंज? यस सर. अच्छा, ये ना 3 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में. इन्होंने फिर इसको इकट्ठा कर दिया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे दिया है. और ऑफ कोर्स जो फंक्शनल स्टॉक एक्सचेंज है वो कराची में ही है, क्योंकि कराची की स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा एक्टिव है. तो वहीं पर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज है वो वहीं पर ही हो रही होती है. अच्छा, अब ये क्या है? इसमें ये होता है, यहाँ स्टॉक से मुराद है जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है. People come, they see the prices of the shares or the shares which are offered by different companies. उनका अपना एक अंदाजा होता है कि शेयर्स की कीमत ऊपर जानी है कि नीचे जानी है, या वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एज अ शेयर होल्डर. अगर उनको प्रॉफिट चाहिए तो वो फिर यहाँ से, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड. और ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनीज के शेयर्स सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, विच आर ऑफर टू द जनरल पब्लिक, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ही होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को सेल पर्पज के लिए लिस्ट नहीं करवा सकती. तो हम इसे बोलते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं लिस्टिंग. लिस्टिंग का मतलब है आपने अपने शेयर जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए. आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपने कर दी, अब इसका मतलब है जो कोई भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेगा उसको वो प्रोमिनेंट होगा कि ये कंपनीज हैं, इनके शेयर्स बिक रहे हैं और इतनी वैल्यूज के बिक रहे हैं. अब वो बंदा खुद खरीदना चाहता है या वो किसी कंपनी के थ्रू खरीदना चाहता है, इट्स अप टू हिम और हर. और वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज में आप सीधा जाके तो डायरेक्टली तो शेयर बाय कर भी नहीं सकते. उसके लिए आपको या तो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना पड़ता है. तो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर तो आम आदमी बनना नहीं चाहेगा, उसने तो भाई
कुछ शेयर खरीदने और उसने कहा मैं तो मेंबर बनूं, तो फिर आप जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज होती हैं जिनको बोलते हैं ब्रोकरेज हाउसेज, ब्रोकर से। ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स कौन होते हैं? वही जो आपको उनको आइडिया होता है एक तो कि कौन सी कंपनी का शेयर कितने का है और आगे बढ़ना है या कम होना है, और वो आपको एडवाइस भी देते हैं और आपको फिर शेयर खरीद के दे भी देते हैं, क्योंकि वो जो ब्रोकर्स होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो हाउसेज चलाती हैं, तो वो मेंबर ऑलरेडी होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, और वो फिर लोगों को उनके बिहाफ पर शेयर खरीद के दे देते हैं कंपनी की। ऑफ कोर्स आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है या किस में रिटर्न ज्यादा आएगी या किस में रिस्क कम है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब अगर हम फंक्शन देखें तो मैंने जैसे कहा इट प्रोवाइड बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द सिक्योरिटीज अ प्लेटफॉर्म टू कम क्लोजर। तो मार्केट तो चाहिए ना भाई, जहाँ पर शेयर जो है ना खरीदे और बेचे जा सके, तो वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर ये काम हो सकता है। तो इससे एक तो फायदा ये होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कंपनीज में करनी है तो बहुत हेल्प मिलती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। कंपनी में पैसा आसानी से आ भी जाता है, कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही है और उसके लिए वो शेयर इशू कर रही है ताकि वो ऑब्टेन कर सके सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंस। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना दे प्ले अ वाइटल रोल इन इट। और आपको पता है कि अगर कंपनी एक्सपैंड करती है तो इकोनॉमी किसी कंट्री की फ्लरिश करती है, ग्रो करती है, और फिर लोगों का जो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि जब बिजनेसेस जो है ना वो ग्रो करेंगे तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है या और तेजी से ग्रो करना शुरू कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्टॉक एक्सचेंज का किसी भी कंट्री में। तो अगर आपने कभी भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखनी है तो एट टाइम्स उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाता है। वो कैसे? अगर किसी कंट्री का आपको लगता है कि डाउनफॉल चल रहा है और अनसर्टेनिटी आ गई है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो जो उस मुल्क में कंपनीज हैं उनके शेयर्स को खरीदना बंद कर देते हैं, तो ट्रेडिंग कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो स्टॉक चेंज में ऑब्वियस नजर भी आ जाता है, क्योंकि डेली स्टॉक चेंज में जो भी उतार चढ़ाव होता है वो सारा कुछ, या बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो डेली का डेली जो है ना वो अपडेट आता है, मतलब न्यूज पेपर में भी आता है, टीवी चैनल जो न्यूज के होते हैं उनमें भी आता है। तो उससे आपको तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो आप कह लेंगे रिफ्लेक्ट करती है किसी भी इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन को, क्योंकि वो उस पर इफेक्ट आ रहा होता है। क्योंकि लोग उस हिसाब से शेयर खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के इकोनॉमी कितनी सेफ है और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट। तो इसी तरह सेकंड पॉइंट अगर हम देख ले तो वो है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स एंड शेयर्स। यानी कि अभी उस वक्त किसी भी कंपनी का शेयर कितने का बिक रहा है तो वो उसके बारे में भी बताता है, और कोई अगर खरीदना चाहता है शेयर तो वो देख सकता है कि उसको किस टाइम पर या किस वक्त शेयर खरीदने। अच्छा, तो ऐसे भी किया जाता है कि कुछ लोग होते हैं वो जब शेयर की प्राइस कम होती है ना उस वक्त खरीद लेते हैं, और इन्हें होप के ये आगे जाके कीमत बढ़नी है क्योंकि ये कंपनी नई आई है और आगे इसने फ्लरिश करना ही करना है, तो वो खरीद लेते हैं, और जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो वो उस वक्त उसको सेल कर देते हैं। इस तरह से जो डिफरेंस होता है बाइंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस में, वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। और ऐसे लोगों को ना स्पेक्युलेटर्स बोलते हैं, क्योंकि वो स्पेक्युलेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि यार ये कंपनी का शेयर इतने का है, आगे बढ़ना है, तो चलो खरीदो। बार तो ये इस तरह भी लोग जो है ना वो करते हैं, और उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है ना उस पर उनकी मुकम्मल नजर होनी चाहिए है। मतलब अ, सारा दिन वो देखते हैं कि ग्राफ में क्या चेंजेस आ रही है, और उससे प्रोडिक्ट करके वो फिर शेयर्स को राइट टाइम पर खरीद लेते हैं ताकि आगे जाके महंगा हो जाए तो बेचते हैं। और आपको पता है कि शेयर की जो कीमत होती है वो डिपेंड करती है किसी भी कंपनी की प्रोग्रेस पे। अगर कोई कंपनी है वो इज नॉट प्रोग्रेसिंग वेल, तो उस कंपनी के शेयर लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, उसकी कीमत नीचे आना शुरू हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम होगी ना शेयर की। इसी तरह कोई कंपनी जो है ना वो आप कह लो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वुड लाइक टू इन्वेस्ट, जो कि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो शेयर की डिमांड बढ़ने से शेयर की प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो इस तरह से ये ट्रेंड को ध्यान में रखा जाता है और फिर लोग खरीदते भी हैं शेयर जब उनको लगता है कि इट इज द राइट टाइम टू डू इट। तो शेयर की मार्केट प्राइस तो वही होती है ना जिसपे करंटली अभी शेयर बिक रहा है, और वो फ्लक्चुएट करती रहती है। अच्छा, बॉन्ड्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्स के साथ साथ। आपको बॉन्ड्स का पता है क्या होते हैं? नो सर। नहीं पता? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये ना बॉन्ड, ये वो बॉन्ड्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, जिसे अक्सर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ये प्राइस बॉन्ड्स। प्राइस बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा, यस। है ना? तो ये वो प्राइस बॉन्ड्स नहीं है। अच्छा, मैं इसमें ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कर देता हूँ चलिए। ये ना आपने ये ध्यान में रखना कि एक तरफ आपके पास शेयर है और एक तरफ जो है ना वो बॉन्ड है। फर्क दोनों में क्या है? दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि जो शेयर खरीदता है वो बन जाता है ओनर, इसके ओनर, और उसको हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। जो बॉन्ड खरीदता है वो बनता है क्रेडिटर, और उसको बॉन्ड होल्डर भी बोल सकते हैं। और बॉन्ड के लिए हम एक और नाम भी बाद का इस्तेमाल कर देते हैं, आपने बिजनेस में भी ये देखा होगा, डिबेंचर्स। अरे मतलब तो बिजनेस का भी थोड़ा भूल ही गया होगा, जब ए स्टार आ गया तो अब क्या सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, ये भी सही है। नहीं सर, मुझे डिबेंचर का पता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो डिबेंचर्स जो है ना वो बॉन्ड्स को ही बोलते हैं। और अगर जो बंदा किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदता है वो उस कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि उसने कंपनी को लेंड किए हुए हैं अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो कि विच विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हेल्ड बाय दैट पर्सन। तो अब ये फर्क है दोनों में, और ऑफ कोर्स अगर ओनर है तो उसको तो प्रॉफिट मिलेगा जब बिजनेस अर्न करेगा प्रॉफिट। और क्रेडिटर जो है उसको प्रॉफिट कोई नहीं मिलता, उसको मिलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब जो उसकी अमाउंट है वो तो उसको वापस मिलनी ही है, प्लस उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और वो नॉर्मली ऐसे होता है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बुक अकाउंटिंग आप पढ़ती हो, उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है 6% बॉन्ड। तो 6% का मतलब है कि जितनी भी वैल्यू बॉन्ड की होगी, मैं फर्ज किया, अगर मैं कहता हूँ कि डिबेंचर जो है उसकी वैल्यू है, फर्ज किया 100,000 रुपीज, तो क्या होगा, आपको हर साल जो है वो एनुअली क्या मिलेगा, इसका 100,000 का आप 6% ले लेंगे, और वो आपको हर साल मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर प्रॉफिट इज बीइंग अर्न बाय द कंपनी और नॉट। क्योंकि आप तो आपने तो जब तक आपका पैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आप उनसे वो इंटरेस्ट लेते रहेंगे, और ये फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रही है और आप सेफ हैं कि आपको पता है कि आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, और ये क्या बनता है जी, अगर मैं देखूं कि अगर 100,000 का 6% निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है जी हमारे पास 6,000। 6,000। तो 6,000 रुपीज जो है वो उनको हर साल मिलता रहेगा। और अगर बिजनेस को फर्ज किया प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस हो गया, तब क्या होगा? अगर लॉस हो गया तो तब भी उनको इंटरेस्ट तो मिल लेंगे। अच्छा, अगर एक बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, मतलब लॉस इतना बढ़ गया कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ रहा है, बिकॉज ओनर्स फील या जो डायरेक्टर्स हैं फील दैट नाउ इट इज डिफिकल्ट टू रन दैट बिजनेस एनी लॉन्गर, तो वो बिजनेस को क्लोज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को, जो क्लोजर होता है बिजनेस का परमानेंटली, उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं उनको आप बेचते हैं, ऑफ कोर्स लाइबिलिटीज आपको पे करनी है। तो ये एक लाइबिलिटी, ये बॉन्ड होल्डर भी होते हैं ना, यानी कि जो डिबेंचर हैं ये आपके लाइबिलिटी कंसिडर की जाती है। हाँ, बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये लाइबिलिटीज है, तो सबसे पहले इनको पे किया जाता है, उसके बाद बारी आती है शेयर होल्डर्स की या ओनर्स की, जो बाकी बच जाता है उसमें से फिर उनको पैसे मिलेंगे। मतलब मैं यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो जब होगा मिलेगा, जब नहीं होगा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन और इंटरेस्ट है वो तो मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट हो ना हो। मैं हम बात कर रहे हैं बिजनेस अगर क्लोज डाउन हो रहा है तो फिर क्रेडिटर को सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे, और उससे अगर बचेगा तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं दिया जाएगा। और अगर नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब है शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आप कह लो कि रिस्क
रिस्की हो गई ना, मतलब कि वाइंड अप हो गया, तो हो सकता है कि दे लूज मेजॉरिटी ऑफ देयर तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि आप अपने क्रेडिटर को देना था, क्रेडिटर को देते देते ही पैसे नहीं बचे, क्योंकि बिजनेस पहले लॉस में था, तो ये बोलो तो पैसे या तो बहुत कम मिले या नहीं मिले, तो ये हो सकता है। बहरहाल मैंने कहा ये आपको बता दूं, तो लेकिन ये आप उसी तरह खरीद सकते हैं जैसे कि शेयर खरीद सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कंपनीज पे कि कंपनीज बॉन्ड इशू कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि बाद कंपनी जो है ना वो बॉन्ड इशू करने को प्रेफरेंस देती है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि अगर शेयर इशू करेंगे ज्यादा तो शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ओनर्स, और प्रॉफिट उतना ही फर्दर डिवाइड करना पड़ जाएगा डिविडेंड की शक्ल में। तो वो शायद पसंद नहीं करते जो आपके ओरिजिनल ओनर्स होते हैं या जो कंपनी को ओन करते हैं, तो वो फिर कहते हैं जी इससे बेहतर है बॉन्ड्स इस्तेमाल कर लें और पैसे उनको बाद में हम वापस कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो सारा हमारा ही होगा। तो उस केस में फिर आप बॉन्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अच्छा ये बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर लूं, रब करने के लिए एक मिनट जी, ये जल्दी से कर लेता हूँ। अच्छा, और तीसरा पॉइंट आ गया, इट इंश्योर्स फेयर सेफ एंड ऑर्डरली ट्रेडिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर। जो मैंने आपको बताया भी, फेयर एंड सेफ मतलब रेट आपको ऑफ कोर्स जो मार्केट प्राइस उस वक्त कोट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, आप उसी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, बाइंग या सेलिंग जो भी हो रही है, उसमें कोई अनफेयर आपको नहीं लगेगा कि ट्रेडिंग हो रही है जिसमें आप को नुकसान हो रहा है या आपको डिसीव किया जा रहा है। और सेफ भी है कि वहां पर एक ऐसा सिलसिला नहीं है कि वहां पर आपको लगे कि कोई आपसे चोरी कर लेगा या इतना आसान, क्योंकि वहां पर भी सिक्योरिटी मौजूद होती है। तो एक सेफ एरिया है जहां से जाके आप बॉन्ड या शेयर खरीद सकते हैं, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो जिसमें आप जिस पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम जाकर जो है ना वो देख रहे हैं कि कितने की चीज बिक रही है और हम उतने की चीज ले रहे हैं या बेच रहे हैं। तो ये एक और फायदा है इसमें। वरना अगर आप घर पे किसी से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर की, अब उसको नहीं पता अगर शेयर की अब प्राइस क्या है, मतलब एक होती है ना शेयर की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू समझती हो आप क्या होती है? जी सर। क्या होती है शेयर की फेस वैल्यू, क्या होती है? सर सर उसकी जो फेस वाली मतलब जो उसकी प्राइस होती है। हाँ बिल्कुल, जो उसके ऊपर लिखी होती है फेस वैल्यू, जो शेयर की प्राइस तो होती है उसके ऊपर लिखी होती है, लेकिन वो हर दफा उतने पे नहीं बिकता। अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट सबर करना जरा मुझे जरा। जी अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था यही, अम, कहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, हाँ फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू होती है जितने पे शेयर पहली दफा बिकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शेयर हमेशा उतने का ही बिके, क्योंकि फेस वैल्यू थी पहले उतने का बिका, लेकिन बाद में जैसे मैंने कहा कि कंपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है तो शेयर की डिमांड बढ़ गई, लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। तो अब हो सकता है कि शेयर की वैल्यू अगर पहले 50 रुपए थी एक शेयर की, तो अब जो है वो हो सकता है 60 रुपीज हो गई हो, 80 रुपीज हो गई हो, लेकिन शेयर के ऊपर वैल्यू 50 ही लिखी होगी। लेकिन अब जो मार्केट प्राइस उसकी है जितने पे वो बिक रहा है शेयर, वो फेस वैल्यू से बढ़ गई है। तो ये हो सकता है। तो हमने तो स्टार्ट में जब शेयर कोई बिकता है तो उसकी मार्केट प्राइस और उसकी फेस वैल्यू दोनों बराबर ही होती है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता और कभी कभार कम भी हो जाती है कि आपका 50 का जो शेयर है जो फेस वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो 40 का हो गया, ये भी हो सकता है। अच्छा, और आगे जो चीज हमारे पास आ जाती है, हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग बिजनेसेस थ्रू सेल ऑफ शेयर्स। ये ना आपको पहले ही बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंस है स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि इसके थ्रू बिजनेस को फाइनेंस मिलता है, दे आर एबल टू रेज फाइनेंस टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन से मुल्क की जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, और इवन अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर दूं तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं अगर कोई बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और वो चीजें बनाकर बाहर भेज रहे हैं। तो
इस तरह से इकोनॉमी की बैकबोन समझी जाती है स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी इकोनॉमी की बात कर लें तो। अच्छा जी, तो और लास्ट चीज है जी टेक ओवर। जब आप टेक ओवर भी करते हैं तो उसका भी तरीकेकार यही है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर देखते हैं कि इस कंपनी के कितने शेयर्स है, क्योंकि अब आपने टेक ओवर अगर करना है तो अब टेक ओवर वाला क्या है, किस बताओ जरा। सर जब एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीद लेती है। जी बिल्कुल, खरीद लेती है। तो खरीदते क्या, खरीदते ऐसे है कि आप उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, या तो मेजोरिटी शेयर खरीद लेते हैं या फिर आप सारे ही शेयर खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर जस्ट ए मिनट, ये ना टेक ओवर अगर करना है तो मैं जैसे आपको कहता हूँ कि हम बात करते हैं यूट्यूब की। अब यूट्यूब जो है ना, आपको अगर पता हो तो ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ कोर्स, और मेरा ख्याल है कि इससे पॉपुलर पूरी दुनिया में कोई वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें आप हर तरह से कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब जो है ना, ये किसी ने खरीदा हुआ है, यानी कि ओरिजिनली यूट्यूब जो है ना, ये ओनरशिप उनके पास नहीं थी जिनके पास अब है। पता है किसके पास है ये, नहीं पता? नो। नो, वो है, वो भी जाना माना नाम है, उसको बोलते हैं गूगल। यानी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है, इससे बड़ा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और उसने क्या किया कि उसने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म खरीद लिया, यूट्यूब। तो गूगल ने यूट्यूब को टेक ओवर किया। तो अब ये है कि आप इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि एक हमारे पास और सोशल मीडिया, ये ट्विटर में डबल टी आता है ना? यस सर। आपके पास ट्विटर का अकाउंट है? नो। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ट्विटर आपको पता तो है ना कि भी मैसेजिंग के लिए मैसेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लोग फॉलो भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और आप भी करते हैं, तो तमाम लोगों को मैसेज जाता भी है ना, ऐसे ही। यस। तो ट्विटर जो है ना, ये भी खरीदा है दुनिया के अमीर तरीन आदमी जो हैं, इलॉन मस्क। नाम सुना है इनका आपने, या मैंने ही बताया था? यस तो ये जो सर साहब है, आपने बताया था। मैंने बताया, तो इन्होंने दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं ये। तो इन्होंने ट्विटर को खरीदा, लेकिन खरीदा कैसे है, 100% शेयर, ट्विटर के 100% शेयर एक्वायर कर लिए। तो टेक ओवर जो है वो 100% शेयर एक्वायर करने से भी होता है, और अगर मोर देन 50% करें तो वो भी। लेकिन ये तो कंप्लीट टेक ओवर हो गया ना, वो कंप्लीट उसका ओनर है ट्विटर का, इलॉन मस्क जो है। तो अब ये है कि इसकी वजह से और भी कंपनीज है, स्पेस एक्स है, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ला है, गाड़ियां बनाते हैं, वो भी है। अच्छा, तो ना ये टेक ओवर आपने अगर करना है तो आपको वो सारे शेयर उठाने पड़ेंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहे हैं, तभी होगा ना टेक ओवर। एक वो जो, अच्छा एक तो ये है कि वो शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर पहले से खरीदे हुए हैं, उनसे भी आपको बाय करने, और वो शेयर जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, वो भी आपको खरीदने हैं। तो यहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और टेक ओवर में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये भी एक आप कह लें कि अगेन इसके बगैर टेक ओवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको, जहाँ पे वही जहाँ बायर कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा बड़ा बायर है जो पूरी कंपनी खरीदना चाह रहा है, कुछ शेयर खरीदना नहीं चाह रहा खाली। अच्छा, ओके, ऑल राइट। तो ये भी इसकी स्टॉक एक्सचेंज की इम्पोर्टेंस हमें यहाँ से भी पता चलती है। अच्छा, ये शायद नोट्स के अंदर मौजूद है नो सर। ये नहीं है, तो ये ना मैं चलो शेयर कर दूंगा ये। मैंने नोट्स में शायद नहीं डाला भाई अभी, या शायद ये आगे डाला है, बार मैं इसको देख लेता हूँ, और मुझे अगर ये लगेगा ऐसे ही है तो फिर मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा ये। अच्छा, सर अब मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अच्छा, आपने कर लिया नोट डाउन, चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर हम आगे चलें, अच्छा अभी ना ये आई गेस, हाँ ये शायद टाइम एक्सपायर होने वाला है, तो मैं ख्याल आप दोबारा से ज्वाइन करो, फिर देखते हैं।